हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। इससे पूर्व की क्लास में हमने जॉन लॉक के द्वारा वर्णित मानव स्वभाव की व्याख्या के बारे में बात करी, उनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करी, सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बात करी। हमने देखा कि उनकी विचारधारा जो थी वो मानव स्वभाव से संबंधित और प्राकृतिक अवस्था से संबंधित उनकी विचारधारा जो है हॉब्स के बिल्कुल विपरीत थी। जिस प्रकार से मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स ने माना था कि मानव स्वभाव जो है ईर्ष्यालु है और वो जो है झगड़ालू प्राणी है, अनैतिक प्राणी है, इसी प्रकार लॉक ने माना था, इसके विपरीत लॉक ने माना था कि मनुष्य जो है वो एक गुणी प्राणी है, दयावान प्राणी है, एक नैतिक प्राणी है। इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था के बारे में जहाँ हॉब्स ने माना कि प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था थी, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ संघर्ष चलता रहता था निरंतर। इसके विपरीत लॉक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो एक आदर्श अवस्था थी, एक नैतिक अवस्था थी। सभी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में, या ये कहा जा सकता है कि एक नैतिक प्राणी में सुनियंत्रित रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसी प्रकार सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में भी दोनों के विचार जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। हमने देखा कि जहाँ हॉब्स ने माना था कि समझौता जो है, समझौते के तहत समस्त समाज को नियंत्रित किया गया और जो है संप्रभुता शक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र किया गया, लॉक ने ऐसा बिल्कुल नहीं माना। लॉक के अनुसार समझौता जो था उसके तहत दो प्रकार के समझौते हुए और एक समझौते के तहत एक सुनिश्चित या सुसंगठित समाज का निर्माण हुआ और दूसरे समझौते के तहत जो है सरकार नामक या राज्य नामक संस्था का निर्माण हुआ। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। तो लॉक के समझौता सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता यह है कि राजनीतिक समाज व सरकार की स्थापना की गई, अर्थात उनके समझौता सिद्धांत के तहत दो प्रकार के समझौते हुए। पहले के तहत एक राजनीतिक समाज, एक सुसंगठित राजनीतिक समाज की स्थापना हुई। दूसरे समझौते के तहत सरकार की स्थापना हुई, अर्थात पहले समझौते में सभी समाज के सभी व्यक्तियों ने ये निश्चित किया, ये निर्धारित किया कि हम समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे या समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो सर्वहित में ध्यान में रखकर किए जाएंगे, अर्थात समस्त समाज के द्वारा ये देखा जाएगा कि व्यक्ति के हित में क्या है और अहित में क्या है, अर्थात समाज के लिए जो के हित में होगा वही कार्य किए जाएंगे। तो इस प्रकार एक सुसंगठित, एक नैतिक समाज की स्थापना की गई, एक अनुशासित समाज की स्थापना की गई जिसमें एकता पाई जाती है, जो सभी व्यक्ति जो है निर्णयों को लागू करने के लिए सहमत हो, इस प्रकार के निर्णय की बात की गई, इस प्रकार के समाज की बात की गई। दूसरे समझौते के तहत सरकार की स्थापना की गई, अर्थात सभी व्यक्तियों ने मिलकर, समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर कुछ व्यक्तियों को जो है शासन के समस्त अधिकार सौंपे और ये निर्धारित किया कि सरकार के द्वारा उनके हित में कार्य किया जाएगा, सरकार के द्वारा उनके हित में जो है कानून निर्माण किया जाएगा और समाज का हित और अहित देखना सरकार का कार्य होगा। समाज में नैतिकता स्थापित करना और अन्याय को दूर करना जो है समाज का कार्य, सरकार का कार्य होगा। तो इस प्रकार से लॉक ने जो है दो प्रकार के समझौते की बात कही। एक समझौते के तहत एक सुसंगठित या राजनीतिक समाज का निर्माण होता है जिसमें सभी व्यक्ति सरकार के आदेशों को पालन करने के लिए स्वतः ही जो है वो स्वयं को तैयार करते हैं, और दूसरे समझौते के तहत एक राज्य नामक संस्था या सरकार नामक संस्था की स्थापना होती है, उसको जो है कानून निर्माण की, उनको लागू करने की और जो है उनकी व्याख्या करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया गया, अर्थात सामाजिक समझौते के तहत प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग कर दिया गया, अर्थात समाज में प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार प्राप्त थे, सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त थी, अनियंत्रित स्वतंत्रता जो प्राप्त थी उसका त्याग कर दिया गया और उसके स्थान पर नियंत्रित स्वतंत्रता का स्थापना की गई, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग जो है वो एक निश्चित अवस्था में रहते हुए, एक निर्धारित अवस्था में रहते हुए करेगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही स्वतंत्रता का उपभोग करेगा जितना कि वो दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हो या जितना कि वो दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हो। तो इस आधार पर प्राकृतिक अधिकारों का त्याग किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना,
प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना जो है सरकार का कार्य है। और जब प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होगी, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है वो स्वतः ही होता रहेगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर दिया गया और उसके स्थान पर जो है नियंत्रित जो है अधिकारों को अपनाया गया। यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार के अधिकारों को स्वीकारोक्ति दी गई जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हो और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में वो हस्तक्षेप करने के लिए जो है हस्तक्षेप ना करे। आगे देखते हैं। फिर है राज्य संस्था का निर्माण होता है, वह मानवीय अनुमति व सहमति का परिणाम है। अर्थात सामाजिक समझौते के तहत राज्य नामक संस्था का निर्माण होता है और वो संस्था जो है मानवीय सहमति और अनुमति का परिणाम है। अर्थात समाज के सभी लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि वो राज्य संस्था या सरकार के आदेशों का पालन करेंगे, परंतु सरकार जो है वो क्या करेगी, वो व्यक्तियों के स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी, उनके जीवन की रक्षा करेगी। फिर है निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना। अर्थात कहने का मतलब यही है कि इस समझौते के तहत एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं की गई थी, जिस प्रकार से हॉब्स ने माना था कि एक सामाजिक समझौते के तहत एक संप्रभु शक्ति का निर्माण किया गया था और वो संप्रभुता जो थी वो असीमित थी। तो इस प्रकार से हॉब्स ने जो है एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी थी। लॉक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। लॉक का ये मानना है कि इस समझौते के माध्यम से मर्यादित राजतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात राजतंत्र की स्थापना तो होती है लेकिन वो भी मर्यादित, अर्थात संप्रभु शक्ति जो है या सरकार जो है वो नियंत्रित रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। वो निरंकुश होकर व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा सकती या उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, उनके स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती, बल्कि सरकार जो है उसका ये दायित्व है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, उनको अधिकारों को जो है उनको दिलवाएगा। ये कहा जा सकता है उनको अधिकार दिए जाएंगे कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जो है अपना जीवन व्यतीत करे, अपनी इच्छानुसार वो जो है अपने जीवन का लालन पोषण करे या अपनी इच्छानुसार वो विचरण करे, अपनी इच्छानुसार वो जो है अपना जीवन का निर्वहन करे। तो इस प्रकार से लोग ने माना कि इस प्रकार के समझौते के माध्यम से जो है मर्यादित राजतंत्र की स्थापना होती है। अर्थात राजा की शक्ति पर या सरकार पर जो है निर्धारित अंकुश होते हैं, राजा की शक्ति पर कुछ नियंत्रण लागू किए जाते हैं और उस नियंत्रण में रहते हुए ही जो है सरकार के द्वारा अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। फिर है राज्य और शासन के अंतर को स्वीकारा गया है। अर्थात लोक ने माना कि या लोक के द्वारा वर्णित सामाजिक समझौते सिद्धांत के तहत राज्य और शासन के अंतर को स्वीकारा गया। अर्थात समाज अलग है और शासन व्यवस्था अलग है। इस अंतर को स्वीकार करते हुए शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन लोक के द्वारा किया गया। अर्थात उन्होंने ये माना कि वैधानिक शक्ति और कार्यपालिका शक्ति जो है अलग अलग होनी चाहिए और उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने माना कि जहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण हो जाता है वहीं पर जो है शासन में निरंकुशता आ जाती है और शासन में जब निरंकुशता आती है तो वो व्यक्तियों पर जो है अंकुश लगा सकते हैं या वो व्यक्तियों के अधिकारों को नियंत्रित करने लगता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को वो नियंत्रित करने लगता है। तो इस प्रकार से लोक ने जो है शक्ति विभाजन के सिद्धांत का समर्थन किया और जो है उन्होंने ये माना कि शक्ति विभाजन जो है वो आवश्यक है, शक्ति केंद्रीकरण निरंकुशता को जन्म देता है। अगली जो विशेषता है वो है कि सरकार निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। अर्थात लोग ने माना कि समझौते के माध्यम से ये निर्धारित किया गया कि सरकार जो है या राज्य नामक संस्था जो है वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करे। अर्थात उनका सरकार का लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे और अपनी सीमा में रहते हुए निश्चित कार्य क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से एक सरकार के समक्ष एक लक्ष्य हो जाता है कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें और उनकी संपत्ति की रक्षा करें। फिर है शासक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने में असमर्थ रहे तो जनता को उसको पद विमुख करने का अधिकार है। अर्थात लोक ने माना कि समझौते के माध्यम से यह तय हुआ कि यदि शासक वर्ग
निरंकुश होकर कार्य करता है, या अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, या वो निरंकुश शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में जो जनता है या जो शासित वर्ग है उसको ये अधिकार है कि वो ऐसे शासक को पद विमुख कर दे और उसके स्थान पर नए व्यक्तियों को शासन की शक्ति सौंपे। तो इस प्रकार से लोक ने जो है समझौते के माध्यम से शासक वर्ग की शक्ति पर नियंत्रण लगाया और उसके लिए भी एक निर्धारित लक्ष्य जो है रखे कि उसके समक्ष निर्धारित लक्ष्य है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ही वो कार्य करेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है, वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करता है, तो व्यक्ति समाज या राजनीतिक समाज को यह अधिकार है कि वो ऐसी शासन सत्ता को पद विमुख करे, उनको जो है उनसे शासन की शक्ति या संप्रभुता की शक्ति छीन ले और इसके स्थान पर अन्य व्यक्ति या व्यक्ति समूह को शासन की शक्ति को प्रदान करे। फिर है, हमने देखा था कि लोक का सबसे पहला कथन ये था कि समाज को सदा ये अधिकार प्राप्त रहता है या अधिकार प्राप्त रहता है कि वो ऐसे व्यक्तियों के कुप्रयत्नों या कुचेष्टाओं को जो है को नकारे या ऐसे व्यक्तियों की कुप्रयत्नों या कुचेष्टाओं के विरुद्ध कार्य करे जो समाज के हितों के लिए, समाज की स्वतंत्रता को या समाज के लोगों के अधिकारों को कुचलने का प्रयास करे। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समाज को सदैव अधिकार प्राप्त रहते हैं। तो इसी संदर्भ में लोक ने कहा कि समाज को सदा एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि वह जब कभी भी कोई उन्हें दासता की दिशा में ले जाने का प्रयास करे, उन्हें सदा यह अधिकार होगा कि वह अपने को उससे मुक्त करे जो आत्मरक्षा के मौलिक, पवित्र एवं अपरिवर्तनीय नियम पर आक्रमण करते हैं, जिनके हेतु वे समाज में सम्मिलित हुए हैं। अर्थात लोक ने माना कि समाज को सदैव ऐसी शक्ति प्राप्त रहती है कि वो समाज के व्यक्तियों को दासता के मार्ग पर ले जाने वाले प्रयास से या समाज के व्यक्तियों के अधिकार छीनने वाले प्रयासों को जो है कुचल दे या ऐसे प्रयासों को वो नकार दे या उनके प्रति जो है वो कार्रवाई करे। तो समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य व्यक्तियों का ये रहता है कि समाज में जब व्यक्ति सम्मिलित हो जाता है तो उसकी आत्मरक्षा होगी, उसके जीवन के अधिकार की रक्षा होगी, इसके साथ साथ उसकी स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा होगी, उसकी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा होगी। इस उद्देश्य से व्यक्ति जो है एक समाज का निर्माण करता है और समाज के निर्माण के पश्चात वो एक राज्य नामक संस्था का निर्माण करता है। तो लोक ने माना कि समाज को सदैव ये अधिकार है कि वो ऐसे कुप्रयत्नों के प्रति जो है कार्रवाई करे या ऐसे कुप्रयत्नों को कुचलने का वो प्रयास करे या ऐसे कुप्रयत्न करने वाली संस्थाओं को वो जो है अपने रास्ते से हटाने का जो है कार्य करे। निष्कर्ष तौर पे कहा जाता है कि लोक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति अर्थात संप्रभुता सम्मिष्ट रूप से समाज में निहित होती है तथा सरकार का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो, वह समाज की इच्छा के अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन मात्र है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है। अर्थात निष्कर्ष तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि लोक के सिद्धांत के तहत, लोक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत एक ऐसा समाज का निर्माण होता है जिसमें कि संप्रभुता शक्ति चाहे किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में, अर्थात संप्रभुता का स्वरूप चाहे राजतंत्रात्मक हो, चाहे प्रजातंत्रात्मक हो, चाहे कुलीन तंत्रात्मक हो, सरकार का स्वरूप जो भी हो, संप्रभुता चाहे एक व्यक्ति में निहित हो, चाहे वर्ग में निहित हो या बहुत से व्यक्तियों में निहित हो, अर्थात सरकार का स्वरूप यदि राजतंत्रात्मक होता है तो एक व्यक्ति में संप्रभुता निहित होती है, सरकार का स्वरूप यदि कुलीन तंत्रात्मक होता है तो कुछ व्यक्तियों के हाथों में संप्रभुता निहित होती है, और यदि संप्रभुता जो है बहुत से व्यक्तियों में निहित होती है तो सरकार जो है वो प्रजातंत्रात्मक कहलाती है या सभी व्यक्तियों का उसमें प्रतिनिधित्व पाया जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि संप्रभुता जनता में निहित होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लोक ने माना कि सरकार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका मूल उद्देश्य यह है कि सरकार समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र होती है और समाज की इच्छा यही होती है कि समाज के सभी व्यक्तियों को
जो है उनकी स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनके अधिकार प्राप्त हो, उनके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लोक ने कहने का प्रयास किया कि सरकारों का या राज्य नामक संस्था का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के जीवन की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करें। तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक। अब मैं एक बार आपको सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।